भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जूनियर सुपर टेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो फुल नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है और आप सबको पता है कि कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, सारी चीजें आपको पता है। पूरे 50 नंबर जीके से पहले सेक्शन में ही है और जिनका एसएसटी है सब्जेक्ट, जो एसएसटी से भर रहे हैं उनके भी 50 क्वेश्चन वो भी आएंगे। तो एसएसटी एक बड़े स्तर पर आ रही है और इसका लेवल भी कैसा होगा, स्नातक लेवल होगा। इसमें सुपर टेट में हम पहली मैराथन क्लास लेकर आ चुके थे, ये इसकी दूसरी क्लास है। जिसने पहली क्लास नहीं देखी है पहली क्लास देख ले, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। आज भी हम सुपर टेट में जीके को कवर करेंगे और जीके में आज हम हिस्ट्री को कवर करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री के एक एक जो चैप्टर हैं आपके, उनमें से कुछ चुनिंदा प्रश्न मैंने उठाए हैं और उन चुनिंदा प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको चैप्टर भी समझा दूंगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही गए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जितनी भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स की यहां पर तैयारी करवाई जाती है। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए और ध्यान से जवाब दीजिए। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का समय पूछा गया है ना, कि किस समय से किस समय तक हड़प्पा सभ्यता रही। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो ये आपके ऑप्शन है 2800 से 2000 ईसा पूर्व, 2500 से 1775 1750 ईसा पूर्व, 3500 से 1800 ईसा पूर्व, या फिर ज्ञात नहीं है, हमें पता नहीं है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का समय माना गया है। हड़प्पा सभ्यता भारत, ये आप देख सकते हैं भारत का नक्शा है, तो ये जो मैं लाइन बना रहा हूं ना, ये यहां तक भारत है। तो हड़प्पा सभ्यता जो मिली है हमें, उसका ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा इंडिया में है और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में है। तो आपसे पूछ ले कि किन देशों में हड़प्पा सभ्यता पाई गई है, तो 3 देशों में, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। अगर आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता भारत के कितने राज्यों में पाई गई है, तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर हरियाणा, पंजाब, इसके अलावा राजस्थान, गुजरात और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश। तो लगभग 5 के आसपास राज्य हैं जिन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता पाई गई है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल में आपको दिखा देता हूं, ये देख सकते हैं आप, ये हड़प्पा है और अभी इससे संबंधित एक प्रश्न भी आएगा तो वो भी मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, ये हड़प्पा स्थल है, ये हड़प्पा स्थल है ना ये, और मोहनजोदड़ो, महेंद्रगढ़, ये महेंद्रगढ़ स्थल है। मोहनजोदड़ो ये रहा, इधर देखिए, ये मोहनजोदड़ो है। तो आपको सारे राज्य पता होना चाहिए। इसके अलावा ये पाकिस्तान में कहां पर है, अफगानिस्तान में कहां पर है, इसका विस्तार किस कोने से किस कोने तक है, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो हमें कैसे पता लगा। तो एक पद्धति है रेडियो कार्बन पद्धति, ये बहुत पूछा जाता है। रेडियो, इसको लिख लीजिए, रेडियो कार्बन पद्धति। इस रेडियो कार्बन पद्धति का उपयोग करके ही हम प्राचीनतम जो समय है, जो सभ्यताएं हैं, उसकी जानकारी, उसके समय की जानकारी कर पाते हैं। रेडियो कार्बन, और जहां से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली है उस पद्धति का यूज किया गया है वो है रेडियो कार्बन C14, C14। तो ये एक तरह की पद्धति है जिसके कारण ही हमें हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो ठीक से ज्ञात हो पाया है। कितना है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, है ना। और हड़प्पा सभ्यता में कुछ स्थल मिले हैं, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो हड़प्पा है उसकी खोज राखालदास बनर्जी ने करी, उसकी खोज दयाराम साहनी ने करी थी। जो मोहनजोदड़ो यहाँ पर आप प्लेस देख रहे हैं, इस पर एक मूवी भी बन चुकी है, उस मूवी को आप जरूर देखिएगा, ऋतिक रोशन की मूवी है।
तो ये जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज करी थी राखालदास बनर्जी ने। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें की गई हैं। और अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि भारत में ऐसी कौन सी संस्था है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राचीन जो इतिहास में चीजें हैं उनका खनन करवाती है, जो इतिहास में जो चीजें पाई जाती है उनको रख रखाव करवाती है? ये सारी चीजें कौन करता है, कौन सी संस्था है? और उस समय उस संस्था के जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन मार्शल थे। तो उस संस्था का आपको नाम बताना है। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? देखिए, वही प्रश्न पूछ लिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक था। यह आपके ऑप्शन है कि पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक था, कहां तक है। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है। मैंने आपको भारत के 5 राज्य गिनाए अभी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और इस समय जम्मू कश्मीर में भी इसका कुछ हिस्सा है। तो वहां पर सिंध है ना, और बलूचिस्तान, ये भी आप याद रखेंगे, बलूचिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहां मिले हैं? तो देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता पाई गई है, सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग चीजें मिली हैं और वो अलग अलग स्थानों से मिली हैं। जैसे घोड़े के अवशेष, कृषि करने की नीति, कुछ हथियार, कुछ औजार, हाथी दांत का पैमाना पूछ लेता है कहां पर मिला था। तो इस तरह की चीजें पाई गई हैं। जैसे पूछ लेता है कि अन्नागार कहां पर है, स्नानागार कहां पर है ना। तो इस तरह घोड़े के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके हैं सुरकोटदा, वड़ावली, मांडा या फिर राखीगढ़ी। बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, सुरकोटदा। कहां पर है? सुरकोटदा, है ना। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ज्यादातर पूछता है कि स्नानागार कहां पर मिला है। स्नानागार यानी कि बाथ, जो नहाने का स्विमिंग पूल जैसा स्नानागार, तो वो कहां पर मिला है। अन्नागार, अन्नागार यानी कि अन्न रखने का स्थान, जिसको आप गोदाम कहते हैं ना, वेयर हाउस कहते हैं हम जिसको। तो ये सारी चीजें हमें मोहनजोदड़ो से मिली हैं, मोहनजोदड़ो से, है ना। और हाथी दांत का पैमाना पूछता है, वो लोथल से मिला है ना। और बहुत सारी जगहों से बहुत सारी चीजें मिली हैं। तो इसमें घोड़े के अवशेष बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? सुरकोटदा से। कहां से मिले हैं? सुरकोटड़ा, कोटड़ा है, कोटदा नहीं, कोटड़ा, सुरकोटड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है? सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग की है? कांस्य युग की है, नवपाषाण युग की है, पुरापाषाण युग की है या फिर लौह युग की है? बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। देखिए, भारत का जो इतिहास है उसको पहले बहुत सारी चीजों में बांटा गया है। जैसे आपने सुना होगा प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल में क्या करते थे लोग कि शिकार करते थे और उसको ही शिकार करके अपने खाने के लिए सारी चीजें करते थे। कांस्य युग में कांसे की चीज, तांबे की चीज और बर्तन वगैरह पाए जाते थे। नवपाषाण युग की अगर बात करें, नवपाषाण युग की अगर बात करें तो नवपाषाण युग से आपने सुना होगा कि पहिए का सबसे पहले आविष्कार कब हुआ था, तो वो नवपाषाण युग में हुआ था, है ना। तो इतिहास को हमने इस तरह से बांटा है कि इतिहास में जब लोग शिकार करते थे केवल, वो तो प्राक ऐतिहासिक काल था। फिर जब लोगों ने मिट्टी के बर्तन, कांसे, तांबे के बर्तन और तांके के जो औजार हैं वो प्रयोग करना शुरू किए, उसको हम कांस्य युग नाम बोल दिया है। और नवपाषाण युग लोग जो है जो औजार हथियार है वो और ज्यादा यूज करने लगे थे, पहिए का आविष्कार हो गया था, तो वो उसको नवपाषाण युग बोल दिया गया है। ऐसे ही पुरापाषाण युग है, ऐसे ही लौह युग है जिसमें लोहे के बने औजार और बर्तन वगैरह यूज होते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता वो है आपकी कांस्य युग की। किस युग की है? कांस्य युग की। आद्य ऐतिहासिक काल में ये आता है, आद्य ऐतिहासिक काल,
है ना। हिस्ट्री में अगर आप बोलेंगे तो आद्य ऐतिहासिक काल, और इसको सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युग की है ये, और कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहते हैं, है ना। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? किस चीज का व्यवसाय करते थे वो? उनका बिजनेस, मेन बिजनेस क्या था? ये सारी चीजें करते थे वो। व्यापार भी करते थे वो, पशुपालन भी करते थे वो, शिकार भी करते थे, कृषि भी करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य कौन सा काम था उनका? चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। मुख्य काम क्या था उनका? कृषि। और कृषि में जो सबसे ज्यादा प्रचलन में था वो था गेहूं। गेहूं की कृषि होती थी, गेहूं की कृषि और जौ की कृषि। किसकी? जौ की। ये दो कृषियां सबसे ज्यादा होती थी। इसके अलावा चावल के अवशेष भी हमें पता चले हैं कि चावल की खेती भी वहां पर होती थी, है ना। चावल की के अवशेष भी हमें पता चले हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें करते थे वो। व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे, पशुपालन में बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। पशुपालन में बैलगाड़ी का प्रयोग वो सर्वाधिक करते थे। सॉरी, व्यापार करने में वो बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, है ना। तो ये चीज आप याद रखेंगे। और इससे संबंधित और कुछ चीजें हैं, जैसे मुख्य व्यवसाय उनका कृषि था, तो गेहूं की कृषि, जौ की कृषि और चावल तो करते ही थे। इसके अलावा जो हमें इतिहास में जो साक्ष्य मिले हैं उसमें 9 प्रकार की कृषि का वर्णन मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 9 प्रकार की फसलें करना जानते थे, या फिर 9 प्रकार की फसलें वो उगाते थे, है ना। और जैसे हाथी दांत पैमाना मिला है, वो मैंने आपको बता दिया था अभी कि लोथल में मिला है हाथी दांत पैमाना। पैमाना यानी कि चीजों को मापने के लिए कुछ औजार वगैरह हैं, उनसे हम पैमाना कहते हैं। तो हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है हमें, है ना। इसके अलावा जैसे कृषि कर रहे हैं तो कृषि वगैरह के लिए, अपने प्रयोग के लिए जल संग्रह करते थे वो लोग। क्या करते थे? जल संग्रह। जल संग्रह के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा से हमें जल संग्रह के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं। जब वो व्यापार का याद रखेंगे, व्यापार जो करते थे वो आंतरिक व्यापार उनका बैलगाड़ी से ही होता था। और हाँ, एक चीज और याद रखेंगे, कपास की खेती का पूछा जाता है, तो कपास की खेती भी वहां पर होती थी। और कपास की खेती को सिंडोन कहते थे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कपास की खेती को सिंडोन, सिंडोन कहा जाता था, ठीक है। और कौन कहता था ये? तो यूनानी लोग जो वहां पर थे, यूनानी लोग कपास की खेती को सिंडोन कहते थे, कपास को सिंडोन कहते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता के व्यवसाय वगैरह के बारे में। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन किन वर्गों में विभक्त था? प्राचीन इतिहास में जो समाज था वो कितने वर्गों में विभाजित था? जैसे अभी की बात करें तो SC ST OBC जनरल, है ना, माइनॉरिटीज, इस तरह से बांटा गया है। और उसमें भी बहुत सारी जातियां हैं आजकल। तो पहले केवल चार वर्गों में बांटा जाता था लोगों को। 4 से ज्यादा कोई वर्ग नहीं था। वो 4 वर्ग कौन से थे मैं आपको बता देता हूं। वो 4 वर्ग थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, एक तो विद्वान होते थे, जो विद्वान थे पढ़ने लिखने में उनको विद्वान बोला जाता था। जो लड़ाई करते थे उनको योद्धा बोला जाता था। जो व्यापार करते थे उनको व्यापारी, और जो काम करते थे उनको श्रमिक बोला जाता था। तो हड़प्पा कालीन में जो समाज है वो 4 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन से वर्ग? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो आर्य का मैं आपको बता देता हूं, ये वैदिक काल से संबंधित है। हड़प्पा काल के बाद हम लोग इतिहास में वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। और उसमें पूछा गया जो आर्य थे, और वैदिक कालीन जो सभ्यता है उसके संस्थापक माने जाते हैं आर्य, ठीक है। आर्यों ने ही इसकी शुरुआत करी थी। वहां पर जो लोग रहते थे वो अपने आप को आर्य कहते थे। इसका शाब्दिक अर्थ पूछा गया है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। और वैदिक काल की अगर मैं बात करूं, वैदिक काल की अगर मैं बात करूं तो वैदिक काल का समय बताइए आप लोग। समय क्या था वैदिक काल का? समय पूछा जाता है बहुत। वैदिक काल का जो समय है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1500 से 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल का जो समय है वो माना गया है।
वैदिक काल दो भागों में बटा था, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब इसमें से समय डिवाइड कर लो 1500 से, ये 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसका समय है ऋग्वैदिक काल का, और ये 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास का समय है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए, है ना। तो ये वैदिक काल है। अब मैं आपको आंसर बताता हूं इसका कि आर्य जो शब्द है, जो आर्य लोग थे, उसका मतलब था श्रेष्ठ या फिर कुलीन, यानी कि सबसे ऊंचा, श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ, श्रेष्ठ कुलीन, है ना। तो अब आर्य अपने आप को, मैं आपको बताता हूं, आर्य जो थे वैदिक काल में वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। क्या मानते थे? श्रेष्ठ मानते थे। और जब इतिहास में खोज हुई तो इनसे संबंधित कुछ पुस्तकें वहां पर पाई गई, और उन पुस्तकों से यह जानकारी मिली है कि ये जो आर्य थे वो ईरान से होकर भारत आए थे। पहले से भारत में नहीं था, ये ईरान से होकर भारत आए थे, इनको आर्य बोला जाता था, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। और एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये जो आर्य हैं जब ईरान से होकर भारत आए थे तो भारत में जिस क्षेत्र पर ये बसे उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो सप्त सैंधव प्रदेश, 7 भूमियों का प्रदेश सप्त सैंधव प्रदेश थे ना, सप्त सैंधव प्रदेश, इस क्षेत्र को बोला जाता था। अब आपके लिए एक होमवर्क ये है कि सप्त सैंधव प्रदेश में कौन कौन सा क्षेत्र आता है भारत का, उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। अगर नहीं पता तो सर्च करिए, किताबों में ढूंढिए, है ना। अब एक बार किताबों में सर्च करके ढूंढ लेंगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। सप्त सैंधव प्रदेश किन क्षेत्रों को बोला जाता है भारत में जहां पर आर्य आकर बसे थे, उसके बारे में जानकारी देंगे आप। आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। इसका आंसर है बी, श्रेष्ठ या फिर कुलीन। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? गेहूं, जौ, चावल, तंबाकू। देखिए मैंने आपको बताया कि हड़प्पा काल जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जौ करते थे लोग, गेहूं, चावल, 9 प्रकार की फसलें थी। इसमें भी कई प्रकार की फसलें थी, लेकिन इसमें तंबाकू का कहीं कोई जिक्र नहीं मिला है ना। तो तंबाकू की फसल से वो लोग परिचित नहीं थे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन सीधा साधा सिंपल सा है, तंबाकू से वो लोग परिचित नहीं थे, तंबाकू का उनको ज्ञान नहीं था। इसके अलावा गेहूं, जो चावल की फसलें वो लोग करते थे। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम बताइए। अब वैदिक काल को मैंने आपको बताया 2 भागों में बांटा है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल, है ना। तो ये दूसरा है। अब इस काल में ही कुछ वेद नहीं, कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं। ये जो हम वेद पढ़ते हैं, ये जो हम उपनिषद पढ़ते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं, ये सारे उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। अब इनका सही क्रम पूछा गया है कि सबसे पहले कौन लिखा गया, उसके बाद कौन सा लिखा गया, उसके बाद कौन सा लिखा गया, वो बताइए कमेंट सेक्शन में। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक या फिर उपनिषद, वेद, उपनिषद, तो ये सारी चीजें आपको बताना ही कि सबसे पहले क्या लिखा गया, सबसे बाद में क्या लिखा गया। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। सबसे पहले वेद लिखे गए, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, आरण्यक लिखे गए और फिर उपनिषद लिखे गए, ठीक है। तो ये इनका क्रम है लिखने का। सबसे पहले वेदों का आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले वेद ही लिखे गए थे, ठीक है। चलिए 9वीं का आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य यानी कि सबसे पहले ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा है, तो कुछ नदियों का वर्णन मिला है हमें। वैदिक काल में भी कुछ नदियों का वर्णन मिला है, तो सबसे ज्यादा कौन सी नदी का वर्णन मिला है हमें, वो बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। सबसे ज्यादा कौन सी नदी का वर्णन मिला है? सिंधु, सतुद्री, सतलज नदी का पुराना नाम है, ठीक है। कुछ नदियां हैं जिनके प्राचीनतम नाम है, वो आपको याद करने हैं, ठीक है। सतलज या फिर सतलुज कहते हैं इसको, सतुद्री इसका प्राचीन नाम है, सिंधु नदी, सतुद्री, सरस्वती या फिर गंगा। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णन है।
सिंधु नदी का आपने वो सुना है मांडा, ये पूछ लेता है कि उत्तर में जो हड़प्पा सभ्यता है आपकी, वो सभ्यताएं हैं, उसमें वहां पर जो मांडा स्थान है सिंधु के पास है, जम्मू में है मांडा, वहां से ही इसकी शुरुआत हुई है ना, तो वो इसका छोर कह सकते हैं। उत्तर में जो सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह है उनका छोर है मांडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर, तीर्थंकर यहां पर मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा, कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो इससे संबंधित एक प्रश्न मैंने आपसे इससे पहले वाली वीडियो में भी पूछा था, है ना, और वहां पर मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर कर दिया था। कितने तीर्थंकर हैं, 20, 22, 24 या फिर 14? बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में, ठीक है। और ये जो तीर्थंकर है उसमें मैं आपको बता देता हूं 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखना। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। पहले संस्थापक कौन थे जिन्होंने जैन धर्म की शुरुआत करी थी? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव, है ना, इनके बारे में भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, ऋषभ देव। और पहला पूछा जाता है, 24वां पूछा जाता है, 23वां भी याद कर लीजिए। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, ठीक है। तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कुछ जैन संगीतियों का भी आयोजन हुआ था, वो सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी। जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर, दिगंबर वगैरह, वो सारी चीजें मैंने आपको पहले बता दी, ठीक है। तो जैन धर्म के अनुसार कितने तीर्थंकर थे? टोटल 24, याद रखेंगे आप। त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? जो त्रिपिटक ग्रंथ हैं जिनको आप त्रिपिटारी भी कहते हैं, वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से या फिर हिंदुओं से? बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कि जो त्रिपिटक हैं, त्रिपिटक में सबसे पहला पिटक कौन सा है? विनय पिटक। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सबसे पहला ही पिटक है। 3 ग्रंथ हैं मुख्य, तो ग्रंथ हैं, उनका कोई क्रम नहीं है। विनय पिटक, ठीक है। अच्छा, विनय पिटक किससे संबंधित है, यानी कि विनय पिटक में क्या लिखा गया है? तो इसमें जो बौद्ध संघ होते थे, जहां पर बौद्ध लोग रहते थे मठों में, संघ जिनको बोला जाता था, तो उसमें यहां पर इसमें नियम लिखे रहते थे कि किस तरह से आपको अपना जीवन यापन बौद्ध संघ में करना है। तो नियम लिखे रहते थे, किसमें? विनय पिटक में लिखे गए हैं। दूसरा है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, है ना। मैं थोड़ा सा माउस से लिखता हूं तो हैंडराइटिंग थोड़ी सी वैसी आती है ना। चलिए, सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में क्या लिखा है? सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं इसमें। किन किन सिद्धांतों पर चलना चाहिए एक मनुष्य को, वो सारे सिद्धांत हैं इसमें। तीसरा है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, यहाँ पर धम्म नहीं लिख पाया मैं, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। इसमें क्या है? पूछ लेता है इसमें क्या है, तो इसमें दर्शन है बौद्ध का, भगवान बुद्ध का इसमें दर्शन है, दर्शन से संबंधित चीजें लिखी हुई है ना। तो नियम, सिद्धांत और दर्शन, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। आपको याद रखना है सबसे पहले विनय से, विनय जैसा ही नाम है, नियम, है ना, नियम जैसा ही नाम है। सुत्त यानी कि स, सिद्धांत यानी कि स, सुत्त यानी कि स से सिद्धांत हैं, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध के दर्शन है। ये संबंधित है बौद्ध धर्म से, है ना। किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए, 12th वाले का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय में कौन सा था? कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? गंधार, कन्नौज, नालंदा या फिर वैशाली? प्राचीनतम विश्वविद्यालयों की अगर बात करें तो सबसे ऊपर नाम बिहार का आता है। बिहार में सबसे ज़्यादा ये सबसे पहला ही प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, और एक गुजरात में, ठीक है। जो चलिए, प्राचीनतम विश्वविद्यालय में सबसे प्राचीनतम जो है वो था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय।
और ये उच्च शिक्षा का केंद्र था उस समय, सबसे पहला ही विश्वविद्यालय था और विदेशों से लोग इसमें पढ़ने आते थे। इसके अलावा बहुत सारे चीनी यात्री वगैरह हैं वो भी यहाँ पर आए थे नालंदा। जैसे इत सिंह के बारे में आपने सुना होगा, जो इत सिंह था वो नालंदा और विश्वविद्यालय में रहा था और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों भारत के बारे में उसने वर्णन लिखा था। तो बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। ये कुछ प्राचीनतम विश्वविद्यालय हैं, इनके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? यानी कि इसमें से 3 ऐसी बातें हैं जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सेम है और कोई एक बात ऐसी है वो सेम नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लेता हूं। जैसे अहिंसा करना, तो ये तो बौद्ध धर्म में भी अहिंसा नहीं, बौद्ध धर्म भी अहिंसा का पालन करता है और जैन धर्म भी, तो ये तो कट गया, ये तो सेम है। वेदों के प्रति उदासीनता, वेदों के प्रति उदासीनता दोनों धर्म दिखाते हैं, ये भी कट गया। आत्मदमन, तो आपने देखा होगा जैसे जैन धर्म में क्या होता है कि जब मोक्ष को प्राप्ति मिल जाती है तब बोला जाता है कि ईश्वर को प्राप्ति मिल गई, यानी कि मोक्ष को प्राप्ति मिल गई। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म में बोला जाता है कि अगर आपको ईश्वर से मिलना है तो ऐसा नहीं है कि आपको मृत्यु के बाद ही मिल पाएंगे, आप उनसे पहले भी मिल सकते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में, बौद्ध मठों में लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं, बिल्कुल एक टावल जैसी होती है वो सीधा ओढ़े रहते हैं और वहाँ पर वो अपने ध्यान में लगे रहते हैं। गौतम बुद्ध ने भी जो ज्ञान है वो प्राप्त किया था यहाँ पर रहते हुए, ईश्वर से कनेक्ट हुए थे ना वो, इसलिए आत्मदमन कहते हैं, मृत्यु पा लेना, मोक्ष प्राप्त कर लेना। तो ये दोनों धर्मों में अलग अलग है, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। रीति रिवाजों की अस्वीकृति, रीति रिवाजों की अस्वीकृति यानी कि समाज की जो कुरीतियां हैं, जो जाति धर्म भेदभाव है, इन सबको दोनों ही धर्मों ने नकारा था, है ना। तो रीति रिवाजों की अस्वीकृति दोनों ही धर्मों ने दिखाई थी। केवल आत्मदमन दोनों ही धर्मों में नहीं था। किसमें था? जैन धर्म में केवल। 14 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अभी तक अगर आप लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, सभी लोग देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? सबसे पहले कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? हेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग या फिर फाहियान? सबसे पहले मैं आपको आंसर ही बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कहां पर आया था? भारत में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, उनके दरबार में आया था और यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको हराया था, सेल्यूकस निकेटर को। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं पहली वाली वीडियो में। मेगास्थनीज ने यहां पर आकर इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, ये भी आपको बता चुका हूं। इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें भारत के बारे में पूरा वर्णन था, है ना। इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसांग, जिसने सीयू की नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें भारत के बारे में वर्णन किया था। इत्सिंग भी लगभग 600 ईस्वी के आसपास भारत आया था। जो इत्सिंग है वो भी 600 ईस्वी के आसपास भारत आया था। और इत्सिंग ने नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह में, जो भारत का विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय में और तक्षशिला विश्वविद्यालय में जाकर अपनी जो यात्रा वृत्तांत है वो लिखा था, भारत के बारे में लिखा था। और जो बौद्ध धर्म के वहां पर कुछ केंद्र थे तो वहां पर जाकर उनके साथ ये अपने जो बुक है वो लिखता रहता था, ठीक है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त साम्राज्य के शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके शासन काल में भारत आया था फाहियान। तो ये चीनी यात्री हैं, हेनसांग, इत्सिंग और फाहियान, ये चीनी यात्री हैं और ये अरबी यात्री है मेगास्थनीज, ठीक है। इनके बारे में आपको पता लग गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? यानी कि जो पढ़ाई का केंद्र है इनमें से कौन सा नहीं था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, कौशाम्बी। तो आपने कौशाम्बी सुना होगा, एक जगह का नाम है कौशाम्बी। कौशाम्बी कोई विश्वविद्यालय नहीं है। बाकी सारे तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा उच्च शिक्षा के केंद्र थे भारत में, है ना। तो इनके बारे में तो आपने सुना ही रखा है।
16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसका 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अब तक अनुवाद कर दिया गया है? हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र या फिर कथा सरित सागर? बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। इतिहास में बहुत सारी पुस्तकें हैं और उन सभी पुस्तकों के लेखक आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। अब ये जो पंचतंत्र है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचतंत्र। तो किसने लिखी थी ये? विष्णु ने। किसने? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने ये पंचतंत्र नामक पुस्तक लिखी थी, आप लोग याद रखेंगे, है ना। और इसका 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। इसके अलावा हितोपदेश आपने देखी होगी, हितोपदेश भी एक पुस्तक है जिसका लेखक है नारायण भट्ट। नारायण भट्ट याद रखेंगे। एक पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, और ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये क्या है? एक नाटक है ना। ये कोई छोटी मोटी पुस्तक है, छोटे मोटे नाटक नहीं है, ये विश्व विख्यात, विश्व के स्तर पर अपना नाम कमाने वाले पुस्तक और नाटक हैं। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो कालिदास ने लिखी थी। किसने? कालिदास ने। ठीक है, इसके अलावा एक कथा सरित सागर, एक कथा सरित सागर है, इसको लिखा था सोमादेव ने। किसने लिखा था? सोमादेव। ठीक है, किसने लिखा था? सोमादेव ने। एक सेकंड रुकिए। चलिए आपको पता लग गया, कथा सरित सागर को किसने लिखा था? पुस्तक को सोमा देव ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने, जिसका 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है कालिदास का। हितोपदेश पुस्तक है नारायण भट्ट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और लगभग सभी राज्यों के कोई सा भी पेपर हो सब में पूछा गया है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, तालपत्रों का, या फिर ताम्र, यहाँ पर ताड़ होगा, ठीक है, ताड़पत्र हमने सुना होगा, ताड़पत्र, ताम्रपत्र, है ना, इनका अध्ययन है। बताइए क्या है न्यूमिस्मेटिक्स? चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। सिक्के और धातु को, जो धातु होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है किसमें? न्यूमिस्मेटिक्स में, है ना। याद रखेंगे, इसको मुद्रा शास्त्र बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र। तो यहां पर उसने इंग्लिश का हिंदी में ही लिख के दे दिया कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। याद रखेंगे, सिक्कों के बारे में अध्ययन किया जाता है, धातुओं के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? नाट्यशास्त्र पुस्तक है, नाट्यशास्त्र किसने लिखी? चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, भरत मुनि ने। किसने लिखी है? भरत मुनि ने। और वसुमित्र के बारे में आपको पता होगा। वसुमित्र कौन थे? शुंग वंश का शासक था। शुंग वंश के बारे में से पहले वाली वीडियो में मैं पढ़ चुका हूं, ठीक है, शुंग वंश का शासक था। अश्वघोष के बारे में आपको पता होगा, बुद्ध चरितम इन्होंने लिखी थी, अश्वघोष ने बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम, ठीक है, बुद्ध चरम। वात्स्यायन, ये बहुत पॉपुलर है वात्स्यायन, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। नीचे कमेंट सेक्शन में आपके लिए ये भी होमवर्क है, बताएंगे वात्स्यायन ने कौन सी पुस्तक लिखी है। वसुमित्र शुंगवंश के शासक थे, लगभग, शायद मुझे याद नहीं है, चौथे शासक थे ये। अश्वघोष ने बुद्ध चरितम लिखी है। अश्वघोष कौन थे? तो बुद्ध, जो बौद्ध मठ थे, जो बौद्ध संघ थे, उनमें जैसे बोलते हैं ना कि प्रतिनिधित्व करते थे ये उनका, है ना, जैसे प्रवक्ता होता है ना, प्रवक्ता लेक्चर बोलते थे उनके बारे में, उनका प्रतिनिधित्व करना, अश्वघोष। और ये हर्षवर्धन के शासन काल के हैं, ये भी आप याद रखिएगा। हर्षवर्धन के शासक काल में है।
शासनकाल के हैं, यानी कि इनके समकालीन, इनको समकालीन बोला जाता है कि जो कवि जिस राजा के शासनकाल का होता है उसको समकालीन बोला जाता है। जैसे अश्वघोष हर्षवर्धन के समकालीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और जवाब दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में कि निम्न में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है। इंग्लिश में चालकोलिथिक एज कहते हैं इसको, ठीक है। इनके बारे में मैंने आपको अभी भी बता दिया, पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, लौहपाषाण। अब इंग्लिश में चालकोलिथिक एज कहते हैं इनमें से किसी एक को, तो उसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि चालकोलिथिक एज किसको कहा जाता है। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, ताम्रपाषाण युग, है ना। अब आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। पूरी हिस्ट्री है और कोशिश करेंगे कि इस तरह की मैराथन लेकर आपके टॉपिक भी क्लियर हो जाएं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और अभी आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। ये जूनियर सुपर टेट के लिए जीके की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर, सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।